Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हम कर रहे हैं PGT TGT कॉमर्स की प्रिपरेशन। ये आज का 17th सेशन होगा। इससे पहले 16 क्लासेस ऑलरेडी हम इसकी कर चुके हैं और फर्दर भी करते रहेंगे और हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं PGT TGT का सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर मैंने MCQs को फ्रेम किया है। तो हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करना सो दैट वी कैन एंश्योर आवर सिलेक्शन इन आवर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत अच्छे MCQs की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। And the very first question comes here, who was the father of decision theory? जो हमारी मैनेजमेंट की डिसीजन थ्योरी है वो किसने दी थी, उसके फादर किसे कहा जाता है? हर्बर्ट, साइमन, टेलर, पीटर एफ ड्रकर या फिर जेरी? आंसर आपको करना पड़ेगा और इसका जो स्कोर आपको मिले, जो भी आपका स्कोर हो मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने मैनेजमेंट की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी दी थी डिसीजन मेकिंग की, उसके हम कुछ क्रक्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हर्बर्ट साइमन, इन्होंने 1947 में जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी उसके अंदर ये डिसीजन थ्योरी से रिलेटेड पूरी बुक बनाई थी इन्होंने, मतलब लिखी थी और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया था और बहुत फेमस हुई थी। इन्होंने बहुत अच्छे इसमें पूरे ढंग से उन्होंने पूरा मॉडल बना के पूरे विस्तार से समझाया गया था कि एक्चुअल में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग होता क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस जो इनका जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है इसका एक अलग से भी नाम है जिसका नाम है बाउंडेड रैशनैलिटी। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी थी किसने दी थी, तो ये भी हर्बर्ट साइमन थे उन्होंने ही दी थी। ये उन्हीं का ही मॉडल है। ये चाहे तो आप इसको डिसीजन मेकिंग थ्योरी बोल सकते हो या फिर बाउंडेड रैशनैलिटी। इन्होंने तो पूरी बुक लिखी थी इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। उन्होंने जो हेनरी फ्यूल के इवन जो प्रिंसिपल थे उनको मिथ बोला था। उन्होंने कहा था मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट जस्ट एक चॉइस है। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से जो बेस्ट चॉइस करनी होती है उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने 3 फैक्टर्स दिए थे, इंटेलिजेंस, डिज़ाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस किसकी? भाई आप अपने आसपास देखते हो कि क्या आपके पास प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटी है, आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हो। ठीक है, वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस ही लगती है। देन आप अपने उसको फ्रेम करते हो जो प्रॉब्लम होती है उसको। ठीक है, उसके बाद उसको फ्रेम को डेवलप करने के बाद आप जितने भी ऑल्टरनेटिव है उनमें से जो बेस्ट होता है उसकी चॉइस करते हो, दैट इज चॉइस। तो उनके 3 एलिमेंट्स थे और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? हर्बर्ट साइमन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड। हियर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड बाय Altman to distinguish between a bankrupt and non-bankrupt firm। एक स्टैटिकल टेक्निक यूज की गई थी, किसने? ओल्टमैन ने यूज की थी। किसके लिए यूज की थी? बैंकरप्ट और नॉन बैंकरप्ट फर्म के लिए। अगर आपको किसी इन्वेस्टर को डिफरेंस करना है, उनके पास जैसे एक इन्वेस्टर के पास 2-3 ऑप्शन हैं कि भाई इस वाली कंपनी में अपने पैसे लगाऊं या दूसरी में कंपनी में लगाऊं, तो अब वो क्या करेगा? तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एक मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर अपने उस रेशियो को लगा के उसको पूरा फॉर्मूले को लगाकर वो क्या कर सकता है? एनालाइज कर सकता है कि आने वाले 1 या 2 साल में जो जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो बैंकक्रप्ट तो नहीं हो जाएगी। तो आपके सामने कुछ रियल वर्ल्ड के मैं आपको वो देती हूँ, रियल लाइफ के एग्जाम्पल। जैसे हमारे किंगफिशर नाम था जिसके विजय माल्या ओनर थे। ठीक है, तो आप किंगफिशर सभी नाम जानते हैं इंडिया के अंदर और सभी सोचते थे बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। लेकिन लास्ट में जब हमने उनका एक्चुअलिटी बाहर आई तो पता चला वो एक बैंकक्रप्ट कंपनी है। और वो जो विजय माल्या था वो
भगोड़े निकले और वो लंदन भाग गए। ऐसे ही नीरव मोदी, उनकी जो ब्रांचेस थी, जो उनको ज्वेलरी का काम था, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी, बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। और सभी लोगों को ऐसे लगता था उसकी चमक धमक देख के कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है और बहुत ही ज़्यादा इसके पास प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन बाद में उसका भी बैंक करप्ट निकला और बहुत बड़ा घोटाला निकला बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो आप देख सकते हो किसी भी कंपनी की जो हेल्थ है इससे नहीं लगाई जा सकती कि उसने विंडो ड्रेसिंग कैसी कर रखी है, या उसकी सेल कैसी हो रही है, या वो प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। एक्चुअलिटी हो सकता है उसने बहुत सारा पैसा मार्केट से उठा रखा है और वो बस जस्ट शो ऑफ करने लग रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो ओल्टमैन ने थे, उन्होंने एक इन्वेस्टर की हेल्प करने के लिए एक मॉडल बनाया था। तो उसके लिए पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी स्टैटिकल टेक्निक यूज की गई थी अगर किसी इन्वेस्टर को बैंकक्रप्ट और नॉन बैंकक्रप्ट फर्म के बीच में डिफरेंस निकालना हो। तो फर्स्ट है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, सेकंड है कोरिलेशन, थर्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड फोर्थ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, जो मॉडल दिया था, वो दिया था मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। हम इसके बारे में थोड़ा सा क्रक्स देख लेते हैं, क्या था ये। जो ओल्टमैन का जो मॉडल था उसको जी स्कोर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो मॉडल है ये हमारी फाइनेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है ये। जैसे हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, इस तरह से ही ओल्टमैन ने जी स्कोर दिया था। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है जो यूज किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि बिजनेस जो है हमारे सामने है वो उसकी हमें हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो बैंकक्रप्ट ना हो जाए, सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए। द मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई अमेरिकन फाइनेंस प्रोफेसर एडवर्ड ओल्टमैन इन 1968। ओके, अ मेजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनीज ओल्टमैन जी स्कोर मॉडल कंबाइन ऑफ 5 फाइनेंशियल रेशियोज। इन्होंने जो मॉडल दिया था वो किसका कॉम्बिनेशन है? 5 फाइनेंशियल रेशियोज का कॉम्बिनेशन, मतलब उन्होंने 5 पैरामीटर्स पे इस मॉडल को बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, 1 वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, सेकंड दे रखी है रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट। जैसे कि हम ए की यहाँ पे 1.2 इंटू ए की पोजिशन यहाँ पे लगाएंगे वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, फिर 1.4 बी की जगह पे हम रखेंगे किसको? रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट। इसके बाद सी पे रहेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट, एंड देन डी पर रखेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी, एंड द ई पोजीशन पे रखी जाएगी सेल्स अपॉन टोटल एसेट। मतलब ये सब वैल्यू पुट करने के बाद एक इन्वेस्टर को पता चल सकता है बहुत इजीली कि ये आने वाले टाइम में कोई कंपनी हो बैंकक्रप्ट तो नहीं होने वाली है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड, इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। जो इंटरनल ऑडिटर होता है कौन उसको रिमूव कर सकता है? तो ऑडिटर क्या होता है? एक तरह से वॉचडॉग होता है जो कंपनी की है, जो पॉलिसीज़ है, प्रोसेस है, उसको मेंटेन रखता है, मतलब बना के रखता है। वो वेरीफाई करता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई लूप होल तो नहीं है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से, क्योंकि कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन कोई 10, 15, 20 या 50 वो नहीं होते हैं, ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, और उनकी जो किस तरह से प्रोसेस में काम कर रहे हैं उनको इंटरनली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हम प्रोसेस चला रहे हैं कंपनी के अंदर या हमारी जो पॉलिसीज़ है उनके अंदर कोई लूप होल तो नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर से सबको सही दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हमारे टीचर्स ही होते हैं, वो क्या करते हैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स की मार्कशीट के अंदर गड़बड़ियाँ कर देते हैं ना। किसी का टोटल में रॉन्ग कर दिया, किसी का क्वेश्चन का मार्क रॉन्ग दे दिया, 5 नंबर में आने थे 5 या 5 में से 4 दे रखे 10। तो इस तरह से मतलब आप इवन जो मार्क्स देते हैं टीचर उसके अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। तो इंटरनली चेकिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का बंडल चेक किया जाता है ना। तो इस तरह से ही कंपनी के अंदर एक इंटरनल ऑडिट रखा जाता है। ऑडिटर वो उसकी अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल कौन करता है? ओनली ओन डायरेक्टर्स करते हैं, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑप्शन फर्स्ट। इसके थोड़े क्रक्स हैं, हम उसको देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीछे इसके कि इंटरनल ऑडिट रखा जाता है कंपनी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करता है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स बनाने के लिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं, जो
हमने जो भी हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी में है या नहीं है। सेकंड होता है डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, या इवन कोई भी हो सकता है कंपनी के अंदर कोई एरर हो रही हो उनके रिकॉर्ड्स के अंदर, या फिर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा है इंटरनल चेक एंड कंट्रोल, इंटरनल जो कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर जो इंटरनल चेक करना है, कंट्रोल करना है, वो भी किसका काम है, ऑडिटर का काम है। वेरीफाई द कंपनीज एसेट, एसेट्स का वेरीफाई करना, लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करना कि जो बुक्स में है वो वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, मतलब पूरा वेरिफिकेशन करते हैं वो। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा मैनेजरियल फंक्शन, इसके अलावा उसके जो मैनेजरियल फंक्शन उनको भी वो अपने कंप्लीट करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है फोर्थ, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो क्या करती है। यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से एक करेक्ट है आपके लिए। तो मस्ट प्ले सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, तो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर वो कहता है मस्ट प्ले सम, कुछ उनको रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, किसके लिए, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। या फिर सेकंड पूछ रहा है मे नोट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन ही न रखते हैं कि वो ट्रांसफर फ्रीली कर सकते हैं शेयर्स को। थर्ड में पूछ रहे हैं मस्ट नोट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, अपने ट्रांसफर शेयर में। या फिर मस्ट मेक इट्स शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका स्कोर मुझे बताना आपका क्या रहा। आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट, मस्ट प्लेस सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे एक तो प्राइवेट हो गई और लिमिटेड हो गई, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है यही है कि वो पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं करते हैं, इशू नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्राइवेट कंपनी, जस्ट होल्ड ऑन, इधर देखिए, जो आपके लेफ्ट साइड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और राइट साइड में है पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे देख लीजिएगा, मिनिमम कैपिटल किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम होनी चाहिए 1 लाख, और जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए होनी चाहिए 5 लाख, ठीक है। मिनिमम नंबर हो सकते हैं प्राइवेट में 2, मैक्सिमम यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है 200 होगा, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 मेंबर से कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की जा सकती है, मैक्सिमम इसके अंदर 200 हो सकते हैं, और पब्लिक में 7 मेंबर्स, और इसके अलावा मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, डायरेक्टर एक प्राइवेट कंपनी में 2 हो सकते हैं मिनिमम, और जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम होंगे 3। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्टर मीन्स उनकी मर्जी है, जो शेयर होल्डर्स है उनकी मर्जी है किसको वोट करेंगे और किसको डायरेक्टर बनाएंगे, ठीक है, कोई भी बना सकते हैं। इसके अलावा नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स, इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को, लेकिन यहाँ पे तो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी में। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्विटेशन टू द सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स, जो इशू ही नहीं कर सकते हैं तो सब्सक्राइब भी कैसे करेंगे, तो और यहाँ पे इन्विटेशन दिया जाता है सब्सक्राइब करने के लिए शेयर के लिए। इसके बाद है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजरल रेमुनेशन, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की मर्जी है वो अपने मैनेजर्स को कितनी रेमुनेशन देता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में कह रहा है कि उसकी प्रॉफिट से, जो नेट प्रॉफिट आया उससे 11% से ज़्यादा किसी भी मैनेजर की उसकी रेमुनरेशन या कह सकते हैं तनख्वाह नहीं हो सकती है, ठीक है। सैलरी जिसकी बात करते हैं, कैन स्टार्ट बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की ज़रूरत नहीं है, ओनली इनकॉर्पोरेशन वाली जो सर्टिफिकेट मिल जाती है दैट्स इट, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी उसके लिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है फिफ्थ, द डैश says that if two countries produce an identical good, profit opportunities should ensure that its price is the same. क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा थ्योरी है जो ये बताती है कि किसी 2 कंट्री हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी किस पे इंश्योर हो रही है कि उनका जो प्राइस है वो सेम रहेगा, सेम प्रोडक्ट रहेगा और उनका प्राइस भी सेम रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ विच कंट्रीज प्रोड्यूस द गुड। इस पे मैटर नहीं करता कि कौन वो जो दो कंट्री है वो कौन है, कोई भी हो सकती है 2 कंट्री, जो अमेरिका इंडिया है, जापान या चाइना है, कोई भी कंट्री है, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, सेम प्राइस है। तो ये जो थ्योरी है ये ऐसा कौन सी थ्योरी बोलती है, एसेट मार्केट थ्योरी, प्रीफर्ड हैबिटेट थ्योरी,
लॉ ऑफ वन प्राइस एंड द सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी। तो यहाँ पे देखो प्राइस सेम की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ऑप्शन क्या होगा, लॉ ऑफ वन प्राइस। इसके अलावा हम जो अदर पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा हैबिटेट थ्योरी और सेगमेंटेड थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। चलिए, जो हमारी प्रीफर्ड हैबिटेट थ्योरी है ये बॉन्ड्स के रिलेटेड है। इसमें क्या है कि इन्वेस्टर को प्रीफरेंस मिलती है, यहाँ पे नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रीफर्ड, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर के पास प्रीफरेंस है कि उसको कौन सी मैच्योरिटी के बॉन्ड्स लेने हैं, ठीक है। दे विल बी विलिंग टू बाय बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी ओनली इफ दे अर्न समवॉट हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। डेफिनेटली किसी को अगर एक से दूसरी बॉन्ड पे जाना है तो देखेगा भाई इसके अंदर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो दूसरे बॉन्ड को खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टर आर लाइकली टू प्रीफर शॉर्ट टर्म बॉन्ड। यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड को प्रीफर करते हैं रेदर देन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेगमेंटेशन का मतलब वही है, यहाँ पे तो आपको जो एग्जांपल दे रखा है बॉन्ड का दे रखा है, लेकिन सेगमेंटेशन का मीनिंग तो वही है। मान लीजिए कोई गारमेंट कंपनी है, गारमेंट कंपनी गारमेंट्स बनाती है, बच्चों के हैं, लेडीज़ के हैं और बुजुर्ग लोगों के हैं, तो सबके अलग अलग सेगमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी शॉप पे जाओगे और कोई बच्चों के वही कपड़े दिखाओ और बड़ों का दिखाने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सेगमेंट करके चलती है एक जो भी फर्म होती है, एक मार्केट होती है, मार्केट के अंदर सेगमेंटेशन होता है। ऐसे ही बॉन्ड मार्केट के अंदर भी सेगमेंटेशन है कि आपके पास ऑप्शन है, आपको ओपन एंडेड बॉन्ड्स लेने हैं या क्लोज एंडेड मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है डायरेक्टली। तो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द मार्केट फॉर द डिफरेंट मैच्योरिटी बॉन्ड इज कंप्लीटली सेपरेट एंड सेगमेंटेड, मतलब अलग अलग मार्केट आपको मिल जाएगी। द इंटरेस्ट रेट फॉर द बॉन्ड विद द गिवन मैच्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द बॉन्ड। और जो इंटरेस्ट रेट होगा किसी बॉन्ड के ऊपर वो कौन डिसाइड करेगा, उस वहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड चल रही है उस बॉन्ड के लिए, उसकी मार्केट प्राइस उस मार्केट की सप्लाई और डिमांड ही डिटरमाइन करेगी। आई होप now it is clear. So let's move to next question, that is 6th. When management pays नहीं है, ये pay है, pays, okay. When management pays attention to more important areas and when day-to-day routine problems are looked after by lower level of management is known as. Question is saying जब मैनेजमेंट अपनी अटेंशन किस पर इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपनी अटेंशन को दे रहा है कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके अंदर उसका अटेंशन कहाँ पर है, जो काम करने की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाने में, डिसीजन लेने में जो इम्पोर्टेंट एरियाज है मैनेजमेंट उस पर ज़्यादा अटेंशन दे रहा है रेदर देन किसके ऊपर, रूटीन प्रॉब्लम्स की। जो बिजनेस के अंदर जो रूटीन प्रॉब्लम्स आती है डे टू डे की, उन प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहा बल्कि इंपॉर्टेंट एरियाज को देख रहा है। और ये जो रूटीन प्रॉब्लम्स है ये किसके लिए छोड़ रहा है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। भाई सभी को अलग अलग काम दे दिया, तू ये देख तू ये देख, तो सबके अपने अपने टारगेट है, वो उनको अपने कंप्लीट करने, ठीक है, सबकी अपनी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और लेकिन जो टॉप लेवल है उसका काम क्या है, पॉलिसीज बनाना, डिसीजंस लेना और इंपॉर्टेंट एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे उनको देखना, ठीक है। लेकिन अगर डे टू डे मान लीजिए हो सकता है एक एक छोटी छोटी चीज़ों का अगर बड़ा मैनेजमेंट ध्यान रखेगा तो छोटे वाले मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, गुड फॉर नथिंग। मतलब ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की जगह पे हम बड़े जो इंपॉर्टेंट एरिया के उसके अंदर एफिशिएंटली वर्क ना कर पाएँ। तो वो जो छोटे छोटे जो डेली रूटीन के काम हैं वो किसको दे दिए जाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दिए जाते हैं। तो ये कहते हैं किसकी थ्योरी है, ऐसा कौन बोलता है, किसका कॉन्सेप्ट है ये, यूनिटी ऑफ कमांड, एम्बियो मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या फिर क्रिटिकल पाथ मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ऐसा हम एम्बियो की बात कर ले, एम्बियो क्या है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। एम्बियो में उन्होंने बोला था पीटर एफ ड्रकर ने कि जो आपको केवल एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आपको जो जितने भी लेवल हैं बिजनेस के अंदर, जितने भी आपके एम्प्लॉयज सभी के अपने अपने टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मतलब सभी के ऑब्जेक्टिव होंगे, सबको पता भी मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव और मुझे इसको कंप्लीट करना है एक डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होगा,
परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर पाएंगे, ठीक है, वो उन्होंने अपना जो उनका ऑब्जेक्टिव था उनको कंप्लीट किया या नहीं कर पाए। मीन्स छोटे छोटे अगर उनके पास ऑब्जेक्टिव होंगे तो एक एम को बहुत इजीली अचीव किया जा सकेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एमबीओ में यही बताया गया है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट किसकी वजह से कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव से। सबका अपना अपना सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सबको अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं और इसकी वजह से बाद में उनको फीडबैक देना है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो ये किस में आ जाता है, एमबीओ में। बात करते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड की। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने का मेथड है ये। मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, अब उसके अंदर हम वो एक प्रोजेक्ट है, हो सकता है एक टाइम फिक्स है, भाई इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारे पास है, इसको हमने इस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर देना है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हो सकता है कंपनी को, मैनेजमेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़े, यहाँ पे डिफिकल्टीज आ जाएं, या कुछ ऐसे लूप होल हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उस प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट करने के लिए पहले से वो एनालाइज कर लेते हैं, रिपोर्ट बना लेते हैं, और जहाँ पे लूप होल उनको लगता है, जहाँ पे उनको लगता है कि इस पोजीशन पर आकर हमारे साथ ये गड़बड़ हो सकती है, तो वो उसको पहले से ही मतलब मैनेज करके चलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। फाइन। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते, जो है 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग क्विक रेशियो। इसमें कह रहे हैं जो हम क्विक रेशियो कौन सा होता है, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एक हमारा होता है करंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का ही ये एक वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन है, जिसके अंदर क्विक रेशियो के अंदर कह रहे इनमें से कौन सा क्या है नहीं लिया जाएगा जब उसको हम कंप्यूट करेंगे। क्विक रेशियो जब हम कंप्यूट करें तो इनमें से क्या होगा जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या कैश होगा, बैंक बैलेंस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, या फिर सैलरी क्रेडिटर होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, थर्ड होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो इसके थोड़े क्रक्स देख लीजिए यहाँ पे। क्विक रेशियो होता क्या है, ये किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को बताने का लिए मेजर होता है। इट इज सेड टू बी एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ करंट रेशियो। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा करंट रेशियो था, करंट रेशियो क्या था हमारा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, उसका ये लेटेस्ट इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। और इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इस फॉर्मूला को, तो इसका है क्विक रेशियो अपॉन क्विक लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट, अब ये जो क्विक एसेट थी इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, जो हमारी करंट एसेट, जो हमने करंट रेशियो में जो करंट एसेट ली थी उसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को डिडक्ट कर देते हैं, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और क्विक लायबिलिटीज की बात करते हैं तो क्विक लायबिलिटीज में जो हमारी करंट लायबिलिटीज थी उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट थे, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फाइन। और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एसिड टेस्ट रेशियो से हम किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगा सकते हैं। फाइन। अब एक क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो है 1:1 जो रेशियो है उसको कंसीडर किया जाता है। सो माय डिफरेंस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसका मतलब क्या है। फर्स्ट है अ बैंक एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंड पे ड्यू डेट। सेकंड, a letter containing condition of credit purchase of sale. Third, a letter sent by the exporter to importer sanctioning the credit deal. And fourth is saying a letter sent by importer to exporter sanction credit deal. My dear friends, जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है वो है इंटरनेशनल ट्रेड से, एक इंटरनेशनल ट्रेड एक टर्म है जो यूज की जाती है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो राइट ऑप्शन इसका देखिए ये है, फर्स्ट अ बैंक एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंड पे ऑन ड्यू डेट। ठीक है, होता क्या है ये देख लेते हैं। ये हमारा इम्पोर्टर है, ठीक है, इन्होंने इसको ऑर्डर दिया एक्सपोर्टर को कि भाई मुझे कुछ XYZ हमें माल चाहिए, हमें भिजवा दो। इन्होंने कहा ठीक है भाई दे देंगे, आप एक काम करो, माल भिजवाने से पहले मुझे आप एक अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, अपने बैंक से इशू करवा दो। तो अब ये जो क्या करेगा, ये अपने बैंक के पास जाएगा, ये क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, और ये जो बैंक है किससे कनेक्ट करेगा, इसके जो एक्सपोर्टर है इसके बैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो इन दोनों का जो आपस में लिंक होगा यही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है उसको एंश्योर हो जाता है कि इन केस अगर मैं मान लो महीने बाद अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देता हूँ किसी अदर कंट्री में, हो सकता है थाईलैंड में कर रहा है, ठीक है,
मान लो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, वो थाईलैंड के अंदर वो करने लग रहा है, डिलीवरी कर रहा है प्रोडक्ट्स की, और यहाँ का जो है वो डिलीवरी मान ली हो सकता है डॉक पे पहुंच जाता है सामान, ओके, और वहां पे जाके वो कहता है मैं तो नहीं लूंगा सामान, तो ये किसकी वो किसकी गड़बड़ हो गई, ये तो इसका माल भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, पता नहीं कब वो वापस आएगा, कहाँ पे क्लियरेंस होगी, तो सारी प्रॉब्लम कौन फेस करेगा, एक्सपोर्टर करेगा, उसके लिए तो लग गई बेचारेगी। तो वो उसके लिए क्या करता है, अपने उसके बैंक से क्या कर लेता है, गारंटी लेता है कि इन केस अगर ये पे नहीं करता है टाइम से तो कौन पे करेगा, उसका बैंक पे करेगा। गॉट इट। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में, वो क्या स्मूथली चलता है, कोई रिस्क नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की मतलब जो उधार है इसके ऊपर, ये जो उधार है इसका बैंक पे करेगा, किसको, इसके जो एक्सपोर्टर उसके बैंक को। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम लोग। नाइन्थ, इन टेलर्स फंक्शनल फोरमैनशिप द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज लुक्ड आफ्टर बाय। जो हमारे FW टेलर थे, उन्होंने मैनेजमेंट की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, उसके अंदर एक उनकी टर्म थी फाइनेंशियल फोरमैनशिप। तो उस फंक्शनल फोरमैनशिप में जो रिपेयर और मेंटेनेंस थी मशीन की, वो कहता कौन इनमें से कौन है वो जो लुक आफ्टर करेगा, देखभाल करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या वो स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, गैंग बॉस है, या इंस्पेक्टर है? तो नाम से जब बात यहाँ पे रिपेयर की हो रही है और यहाँ पे रिपेयर ही दे रखा है, तो इजीली हम दूसरों को जो दूसरे पॉइंट है उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़े से क्रक्स देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन तो होगा रिपेयर बॉस। फाइन। तो जो हमारे FW टेलर थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। साइंटिफिक का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, अगर उसको जितना हम साइंटिफिकली हम उसको उसका मैनेज करेंगे, उतना ही एफिशिएंटली वो वर्क कर पाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री का मैनेजर और सभी का लुक आफ्टर करता है, उसके लिए उसने क्या किया, भाई एक काम करो, जो फैक्ट्री है उसको उसके नीचे 4 हेड और बना दो, मतलब वर्कर्स के ऊपर 8 हेड, मतलब 8 हेड और बना दो, जो उनका ध्यान रखे किस किस के अंदर, प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 मेन हेड होंगे, जो एक होगा रूट क्लर्क, जो रूट क्लर्क का ध्यान रखेगा, इंस्ट्रक्शन का जो इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम और कॉस्ट का देखभाल करेगा। इसके बाद डिसिप्लिनेरियन, जो भाई जहाँ पे एब्सेंटिज्म तो नहीं हो रही है या टाइम से वर्क नहीं, मतलब डिसिप्लिन तो कहीं पे लैक नहीं हो रहा है, तो डिसिप्लिन का ध्यान रखेगा डिसिप्लिनेरियन। ऐसे ही उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 हेड बताए कि वर्कर्स के ऊपर 4 हेड होने चाहिए, जो सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज होंगी, जैसे गैंग बॉस हैं, स्पीड बॉस हैं, रिपेयर बॉस है और इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो फंक्शनल फोरमैनशिप थी, उन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड करके उनको सब डिवाइड कर दिया 8 ग्रुप्स में। फाइन। नाउ द 10th, द बैंक ऑफ कैलकटा स्टार्टेड इन। जो हमारा बैंक ऑफ कैलकटा था वो कब स्टार्ट हुआ, 1806 में, 1820 में, 1840 में, 1880 में। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, 1806, ठीक है। तो इसकी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसके अंदर बहुत अच्छी टर्म्स भी आपको मिलेंगे। जो बैंक ऑफ कलकत्ता था वो फाउंड किया गया था 2 जून 1806 में, और एक्चुअली इंडिया के लिए नहीं था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, उन्होंने इसको फाउंड किया था। और किस वजह से किया था, एक्चुअली उस टाइम में जो जनरल विल्सले थे, ये युद्ध लड़ रहे थे किसके खिलाफ, टीपू सुल्तान और मराठाज के लिए। अब इनको फंड की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तो उन्हें इस बैंक की उसने फाउंड किया था, फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। तो उस टाइम तो आई थिंक हमारे यहाँ पे कोई बैंक नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो फर्स्ट बैंक जो हमारा इंडिया का कौन था, वो हमारा यही था, कौन सा, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में चेंज करके 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। और इसके ब्रांचेज रंगून जो म्यांमार में है, पटना, मिर्जापुर और बनारस में देखने को मिले। लेकिन वो कह रहे हैं बाद में क्या हुआ कि अमलगमेशन हो गया 1921 में, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही जो बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था और बैंक ऑफ बंगाल था, इन तीनों को मर्ज करके अलग बैंक बना दिया, जिसका नाम रख दिया उन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब कह रहे जो आरबीआई ने क्या किया, 1955 में इस जो इंपीरियल बैंक था, इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। गॉट इट। बहुत अच्छी थ्योरी, हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो सीखने को मिला, इवन मुझे भी नहीं पता था, अब देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पे 11th,
मुझे इतना तो पता था कि एसबीआई का जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक था, लेकिन इंपीरियल के ऊपर ये कहाँ से निकल के आया उसकी हिस्ट्री का नहीं पता था। ठीक है, ये नहीं पता था कि भाई बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ मद्रास इनका भी इससे कोई कनेक्शन है। ओके, 11th, द गिल्ट एज्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर, जो हमारी गिल्ट एज्ड मार्केट है वो कैसी मार्केट है, कौन सी मार्केट, उसमें क्या ट्रेड किया जाता है? शेयर एंड डिबेंचर, पब्लिक लिमिटेड, कंपनी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, या फिर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो शेयर और डिबेंचर आपको पता है स्टॉक मार्केट में होता है, तो इसके लिए तो हो ही नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी गिल्ट एज्ड मार्केट है, नाम से ही पता चलता है गिल्ट, गिल्ट मतलब कोई चीज प्योर होनी चाहिए, और ये किसकी हो सकती है? गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। गिल्ट एज्ड मार्केट है, इसमें सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की और सेमी गवर्नमेंट की। जो सेमी गवर्नमेंट खुद तो सरकार तो करती ही नहीं है, वो तो किसके थ्रू करवाती है अपने ट्रेड? आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको ट्रेड करती है, जैसे ट्रेजरी बिल है, राइट, इस तरह की वो कहाँ पे करती है? मार्केट में करती है। और ये क्या होती है? टोटली क्या होती है? सिक्योर्ड होते हैं, ये लो रिस्क पे होते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं होता, लोग अपने इन्वेस्ट करेंगे लेकिन जो रिटर्न मिलेगा बहुत कम होता है इसके अंदर। आपको जो रिटर्न मिलेगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट ऐड करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये पूरी गारंटेड होती है, तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की चीज़ है उसके ऊपर तो कोई रिस्क तो होना ही नहीं है, तो रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी उतना ही कम है। तो ये क्या होते हैं? गिल्ट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन। और कौन से सोवरेन पेपर होते हैं इसमें? गिल्ट सिक्योरिटीज कैरी एब्सोल्युटली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है, जैसे हमारे ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स होते हैं किसके? गवर्नमेंट के। फाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।